हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज से हम लोग एक नए पहलू की ओर चलेंगे, एक नई केमिस्ट्री की ओर चलेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के हमारे तीन मेन पार्ट होते हैं, तीन टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं केमिस्ट्री को। तो पहला पार्ट जिसको हम बोल देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग कवर करते हैं कि कोई रिएक्शन कितनी तेज जा रही है, कितनी स्लो जा रही है, उसके रेट के बारे में, उसकी स्पीड के बारे में, मतलब न्यूमेरिकली पोर्शन हम अगर कवर करेंगे तो पूरा का पूरा चला आता है फिजिकल केमिस्ट्री में। हम जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, केमिकल काइनेटिक्स हुआ, ठीक है, सॉल्यूशन हुआ, ये हम सारे 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने भी हमारे न्यूमेरिकल सेक्शन है, जैसे सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर था मूल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम हुआ, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाता है। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग का जो रहता है पीरियोडिक टेबल के बारे में, एटम्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, जितने भी हम बात करते हैं, फिर उनके बॉन्ड्स के बारे में, कितने टाइप्स के बॉन्ड्स हैं, क्या वजह है, किस टाइप्स के फोर्स लगते हैं, वो सारी चीज हम इनऑर्गेनिक में कवर करते हैं। ऑर्गेनिक का बेसिकली सबसे बड़ा सेक्शन है केमिस्ट्री का, जिसमें ऑर्गेनिक में हमारे मेन एलिमेंट्स हमारे जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजेंस, बेसिकली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हम यूज करते हैं। इनमें हमारी केवल इन स्टडीज, इन एटम्स की स्टडी, इन एलिमेंट्स की स्टडी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक जो वर्ड है, ऑर्गेनिक बेसिकली हमारा आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब हम पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक जो टर्म है वो आप समझ रहे हैं कि हम देखते हैं कि हमारा ये चीज ऑर्गेनिक है, ये चीज हमारी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का बेसिकली मतलब हो जाता है, हम डायरेक्टली लिंक कर देते हैं एग्रीकल्चर से, है ना। ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ये ऑर्गेनिक है, ये ज्यादा फायदेमंद है ना। तो पुराने जो थॉट्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए वो जे बर्जीलियस ने दिए थे। बर्जीलियस जो नाम है, बर्जीलियस ने बताया था, बर्जीलियस ने बोला था कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग बीइंग के कंपाउंड्स हैं। कौन से कंपाउंड्स हैं? हमारे लिविंग बीइंग के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब जब हम बात करते हैं बर्जीलियस की, तो इन्होंने 1815 में, ये बेसिकली कहां के थे? ये स्वीडिश के थे। कहां के? स्वीडिश। तो इन्होंने, ये स्वीडिश के केमिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली हमारे लिविंग बीइंग के कंपाउंड्स होते हैं और इनमें एक अलग टाइप का फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स, जिसको मिस्टीरियस फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बर्जीलियस ने हमें बताया था 1815 में। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो बर्जीलियस ने जो बोला कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो लिविंग बीइंग के कंपाउंड्स हैं, इस चीज को बहुत साइंटिस्टों ने गलत किया, बहुत केमिस्ट ने गलत किया। और ये जो इन्होंने की बात थी कि हमारे ये लिविंग बीइंग के ही कंपाउंड्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, मतलब केवल लिविंग बीइंग से ही हमको ये कंपाउंड्स मिल सकते हैं, तो ये बात बहुत जल्दी गलत की। किसने? फ्रेडरिक होलर ने। किसने गलत की? फ्रेडरिक होलर ने। मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी को इन्होंने बेसिकली वाइटल फोर्स थ्योरी के जरिए ये चीज बताई थी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को इन्होंने, वाइटल फोर्स को बताया ये हमारा मिस्टीरियस फोर्स होता है, और इस चीज को नकारा सबसे पहले फ्रेडरिक होलर ने। इन्होंने बोला कि नहीं, ये चीज आप गलत बोल रहे हैं, और अब कोई चीज आप किसी चीज का अपोज कर रहे हैं तो उसकी आपको पुष्टि करनी होती है, उसको आपको प्रूव करना होता है। तो फ्रेडरिक होलर ने हमारे 1828 में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था यूरिया। उसको लैब में पहली बार बनाया, और यूरिया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो सबसे पहले फ्रेडरिक होलर ने लैब में ये कंपाउंड बनाया, और इन्होंने ले लिया था हमारा अमोनियम क्लोराइड, है ना। अमोनियम क्लोराइड से ये हमारा बनाया, और अमोनियम क्लोराइड के साथ इन्होंने रिएक्शन करा दी पोटेशियम साइनेट की। किसकी रिएक्शन करा दी? पोटेशियम साइनेट की। जब इन्होंने रिएक्शन कराई
तो इनको मिला अमोनियम साइनेट। क्या मिला? अमोनियम साइनेट मिल गया इनको। और अमोनियम साइनेट हमारा एक कैसा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं इसको, है ना। अब इनसे इन्होंने रीअरेंज किया चीजें और रिएक्शन कराई हमारे अमोनियम जो साइनेट है, अमोनियम साइनेट की। अब बेसिकली अब अमोनियम साइनेट के साथ इनको मिला क्या? बाई प्रोडक्ट मिला KCl। क्या मिला? बाई प्रोडक्ट मिला इनको अमोनियम साइनेट के साथ KCl। ठीक है, जब हमने अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनेट से कराई तो हमें क्या मिला? अमोनियम साइनेट और पोटेशियम क्लोराइड। क्या मिला हमको? अमोनियम साइनेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। जब इन्होंने हीट के प्रेजेंस में इसको क्या किया? रीअरेंज किया। क्या किया? रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। तब क्योंकि हीट दी इन्होंने और हीट के साथ ये रीअरेंज हुआ, तो ये इन्होंने ये जो कंपाउंड है ये तब्दील हो गया इसमें NH2CONH2 में। किसमें कन्वर्ट हो गया? NH2CONH2। और NH2CONH2 को नाम देते हैं यूरिया। क्या नाम देते हैं? यूरिया। तो सबसे पहले ये चीज फ्रेडरिक होलर ने बताई थी। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो जो बर्जीलियस ने बोला कि हमारे लिविंग बीइंग के कंपाउंड्स ही हमारे क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन्होंने ये चीज गलत कर दी और ये पहला कंपाउंड्स यूरिया इन्होंने बना दिया अमोनियम क्लोराइड्स और पोटेशियम साइनेट की रिएक्शन करके। हमारा अमोनियम साइनेट मिला, पोटेशियम क्लोराइड तो हमारा निकल जाएगा, बाई प्रोडक्ट है। इसको रीअरेंज किया हीट के प्रेजेंस में और क्या बन गया? हमारा यूरिया फॉर्म हो गया। क्लियर? तो ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फ्रेडरिक होलर ने बनाया, तो इनकी वाइटल फोर्स थ्योरी है वो इन्होंने गलत प्रूफ कर दी। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आई? फिर इसके बाद तो अब तक तो कम से कम 2 मिलियन ऑफ कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके हैं। इसके बाद अगर मैं दूसरे कंपाउंड की बात करूं तो इसको हरमन कोलवे ने बताया। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हरमन कोलवे ने दूसरा कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा बनाया, ले लिए, कार्बन ले लिया और इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दी। ठीक है, कार्बन ले लिया और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दी और क्या बना दिया इन्होंने? इथाइन बना दिया। क्या बना दिया? इथाइन। ये भी हमारा क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो हमारा इनऑर्गेनिक टर्म्स है। ठीक है, ये हमारे इनऑर्गेनिक टर्म्स। इसको इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में इन्होंने रिएक्ट कराया। इलेक्ट्रिक आर्क इन्होंने ले लिया था और इसकी प्रेजेंस में इन्होंने रिएक्शन कराई और क्या बन गया? इथाइन। अब इसको वाटर H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस में इन्होंने रिएक्शन जब कराई तो हमारा बन गया क्या? इथेनॉल। क्या बन गया? CH3CHO। क्या बन गया? ये इथेनॉल। और ये चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमारा तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारा कोलवे ने दे दिया। इतनी बात आपको समझ में आई? तो इसके बाद तो बहुत सारे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे बने। मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी तो गलत हो गई। वाइटल फोर्स थ्योरी के हिसाब से एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जो, और लिविंग बीइंग के कंपाउंड्स में हमारा जो काम करता है उस तरीके से वो होता है, इसलिए उसको मानते थे कि ये हमारा अलग टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन ये बात सरासर गलत प्रूव हो गई और फ्रेडरिक होलर ने और हरमन कोलवे ने इस चीज को प्रूव भी किया। इतनी बार समझ में आई? अब तक तो जाने कितनी बार प्रूव हो चुके हैं और ये आप नोट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं इसकी मेन टर्म्स के ऊपर। जो मेन टर्म्स है हमारे, ये हमारे जो मेन चीज है, जो जड़ है। अब तक तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, तो उनके हिसाब से तो लिविंग बीइंग के कंपाउंड्स, मतलब लिविंग बीइंग के ही कंपाउंड्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे और उनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, है ना। ये हमारी पुरानी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, जो कि गलत हो गई। चली हमारी 10-12 साल 15 साल चली, लेकिन फिर ये गलत प्रूव हो गई। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे बेसिकली कौन से कंपाउंड्स कहलाए जाएंगे? समझ में आ रही बात की नहीं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे कौन से कंपाउंड्स कहलाए जाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली कंपाउंड्स कहलाए जाएंगे कंपाउंड्स ऑफ क्या कहलाएंगे? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिसको हम जनरली बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। क्या बोल देते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव
और उनके डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब समझ रहे हो, हाइड्रोकार्बन तो हमारे पेरेंट होंगे, उनके डेरिवेटिव, जैसे हमने बात कर ली, जैसे हमने अभी इथाइन बनाया था, है ना, तो ये CH है, ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, इसको जब हम हटा देंगे तो हमने जैसे Cl लगा दिया, ठीक है, तो ये हमारा कैसा कंपाउंड है, डेरिवेटिव कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, एंड इट्स डेरिवेटिव is known as organic compounds, is known as organic compounds। क्लियर हो रही बात कि नहीं, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देंगे। and the study of these compounds are under the organic chemistry, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पूरी हमारी एक वास्ट ब्रांच बन जाती है। मतलब बेसिकली जो उसमें मेन कंपोनेंट है वो कार्बन हाइड्रोजन है, मेनली तो हम बोलेंगे कार्बन, क्या किसको टारगेट करेंगे हम, कार्बन। इसीलिए 10th क्लास में ही आपका कंपाउंड आ जाता है, चौथा चैप्टर आ जाता है जिसको बोलते हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ऑर्गेनिक की जो पकड़ है वो 10th में ही बन जाती है आपकी, क्योंकि वहां पूरा फाउंडेशन आपको समझा दिया जाता है, इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा पकड़ते हुए चलना। अब जैसे हम बात करें, हम कार्बन को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। कार्बन जो है, कार्बन को कैसे डिफाइन करोगे आप, व्हाट इज कार्बन? कार्बन इज एन एलिमेंट विच कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, है ना, इसी को हम कार्बन बोलेंगे। वो एलिमेंट जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कार्बन बोल देंगे। क्लियर हुई बात नहीं? और कार्बन अपनी बॉडी में जो है वो 18.5% पाया जाता है। अपनी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, कितना, 65%। उसके बाद जो कार्बन है दूसरे नंबर पे, जिसका परसेंट है 18.5, अप्रोक्सीमेटली 90% ले सकते हो, 90 मत बोल देना, 19%। क्लियर? तो ये हमारा कार्बन की परसेंटेज है ह्यूमन बॉडी में। अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट में कितना है, तो इन्वायरमेंट में हम पार्ट्स पर मिलियन में देखते हैं। तो अगर 1 मिलियन देखें तो 1 मिलियन पार्ट में अप्रोक्सीमेटली 412 पार्ट हमारे कार्बन के होंगे। 1 मिलियन समझ रहे हो, 10 लाख में हमारे 412 पार्ट कार्बन के होंगे। ये हमारा, ये जितनी भी बातें हम बोल रहे हैं नोट कर लिया करो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एनवायरमेंट में कार्बन का पकड़, कि कार्बन कितना फैला हुआ है। क्लियर हो रही बात की नहीं? इतनी बात समझ में आई? तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा आपने समझा। कार्बन को अगर हम और जाने थोड़ा सा, तो कार्बन जो है वो हमारा टेट्रावैलेंट होता है। कैसा होता है? टेट्रावैलेंट। कैसा होता है ये? टेट्रावैलेंट मतलब 4 वैलेंसी वाला। कैसा होता है? टेट्रावैलेंट। क्लियर हो रही बात की नहीं? ये हमारे कैसा है? टेट्रावैलेंट। अब ये 4 वैलेंसी है इसकी, इतनी बात आपको समझ आई कि इसकी 4 वैलेंसी है। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब अगर मैं इसकी कुछ बेसिक चीजें समझूं जो हमें काम आएगी अभी जो अपने चैप्टर्स में, तो वो है हाइब्रिडाइजेशन। अगर मुझे देखना है, क्योंकि इससे पहले मैंने चैप्टर पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग, है ना, तो उससे पहले आप देख सकते हो कि केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पूरा हाइब्रिडाइजेशन आपको बता दी कितने टाइप्स की होती है। अगर मैं सिंपली देखूं यहाँ पर कि कार्बन को हम देखते ही, अगर कार्बन कंपाउंड्स है वो एक कार्बन को देखें कि उसके एनवायरमेंट से ही देखते ही 1 सेकंड में पता कर लें कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो वो चीज सीखने के लिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हम कैसे 1 सेकंड में हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं कार्बन की। 1 सेकंड में कार्बन की हम हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ट्रिक कैसे हम पता कर लेंगे। देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अब देखो, कार्बन के एनवायरमेंट को देखते ही हमने सीधे हाइब्रिडाइजेशन को पता करेंगे। अगर कार्बन में चारों, बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल से आता है। किससे आता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर दिखता है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर दिखता है। क्या दिखता है? लोन पेयर। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 4 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है। कितना है? sp3। हमें सिंपल से देखना है,
यहां पर अगर हम बात करें हाइब्रिड ऑर्बिटल और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कम से कम 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो मिक्स होंगे। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिली तो हमारा sp बनेगा, 3 मिली तो sp2 और 4 मिली तो sp3। यही काम करेगा केवल कार्बन में। इतनी बात समझ में आई? कार्बन में हम इतने से ही देख लेंगे, ठीक है, ये हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। अब अगर ये 4 आए, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन में लोन पेयर तो होता नहीं, तो क्या हो जाएगा sp3। अगर कार्बन का चारों मतलब इन्वायरमेंट जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड से घिरा हुआ है, सिंपल देखते ही हम sp3 बता देंगे। अगर मैं देखूं कि कार्बन में हमारे 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हुए, तो सिंपल sp2 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? अगर मैं सिंपली बात करूं कि कार्बन में अगल बगल डबल डबल बॉन्ड है, डबल डबल मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp। अगर मैं देख लूं कि कार्बन में एक तरफ तो ट्रिपल बॉन्ड है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि बनाने तो 4 ही बॉन्ड है ना कार्बन के, तो या फिर सिंगल सिंगल कर लो, या फिर 2 एक जगह 2 सिंगल कर लो, या 2 2 कर लो, या फिर 3 1 कर लो। इस टाइप से 4 का अरेंजमेंट हो सकता है और इसमें भी sp बन जाएगा। अब आपको ये चीज तो पता ही है कि हमारे इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारा कुछ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसका जो एंगल होता है वो 109 होता है। इसको ये मत देख लेना ये 90 का है, प्लेन में नहीं है, 3D स्ट्रक्चर है। तो 109.28 मिनट इसका एंगल होता है। तो सिंपल हम देख लेंगे कि इसका sp3 में हमारा 109.28। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा कुछ प्लेनर होता है ना, प्लेनर टाइप का, तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। ये कैसा हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका जो एंगल है वो हमारा कितना रहता है? 120। तो sp2 में हम देख लेंगे ट्राइगोनल प्लेनर होगा और क्या होगा? 120। इसमें टेट्राहेड्रल बनता है, इसमें क्या बन जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। एक प्लेन में रहेगा ये, एक प्लेन में, ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में, ये प्लेन में नहीं होता, बस sp3 में प्लेन में नहीं होता। तो ये ट्राइगोनल क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? ये तो एक ही एक्सिस पे आ जाएगा, प्लेन तो छोड़ो, ठीक है। तो इसमें जो एंगल आएगा वो हमारा कितना जाएगा? 180, क्योंकि लीनियर का एंगल कितना होता है? 180। और इसमें भी हमारा कितना जाएगा? 180 डिग्री। तो ये चीज आप देखते ही पता कर लोगे कि 4 अगर सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, और अगर 2 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड है तो हमारा sp2, और लीनियर में हमारा इस टाइप से इन्वायरमेंट रहेगा कार्बन का। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फटाफट आप नोट कर सकते हो इनकी चीजें। अब हम देखते हैं इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं। आपने 10th में कुछ तो कंपाउंड्स पढ़े होंगे, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, है ना? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? चलो देखते हैं। हम 1-2 कंपाउंड्स अभी शुरुआत में देखते हैं कि कैसे कैसे कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे मैंने बात की, कुछ इस तरीके से कंपाउंड बना, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके से हमारा कंपाउंड बना, ठीक है, इस तरीके से, तो हम इसको कैसे देखेंगे? इसको हम किस तरीके से देखेंगे? अब देखो, यहां पर आपको पता है कुछ इस तरीके से बना होगा, यहां पर इस तरीके से बना होगा, यहां पर नहीं बना होगा, यहां पर ऐसे बना होगा, यहां पर नहीं बना होगा, ठीक है। यहां पर ऐसे मान लो ये बना होगा, क्लियर। तो कार्बन में 4 हो गए, इसमें भी 4 हो गए। आपको देखना है कार्बन का एनवायरनमेंट में 4 होने चाहिए। ये भी 2 2 4 हो गए, ये 2 1 2 4 हो गए, और इसके भी 4 हो गए, और इसके भी 4 हो गए। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें इसकी, तो ये चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारा क्या होगा? sp3 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? sp2 हो गया। ये क्या हो गया? ये वाला sp हो गया। ये कैसा हो गया? ये sp2 हो गया। इतनी बात समझ आ रही? ये कैसा हो गया? ये भी sp हो गया, और ये भी sp हो गया। इतनी बात समझ आ रही? तो ऐसे पता कर सकते हैं कि कार्बन का एनवायरनमेंट और उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे है। देखते ही पता कर लेंगे, देखते ही हम पता कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई? अगर हम सिंपल एक बेंजीन का एग्जांपल ले लें, बेंजीन जानते हो? बेंजीन कुछ इस तरीके से होता है, हम आपको बता तो दे ही रहे हैं, कुछ इस तरीके से होती है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। हर कॉर्नर पे हमारा कार्बन होगा, हर कॉर्नर पे हमारा कार्बन होगा, और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ऐसे, ठीक है। अब देखो एक चीज देखना यहां पर, देखो हर कार्बन जो है वो सिमिलर है। अगर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाली तो सबकी वही होगी, है ना। तो एक कार्बन में देख लो, एक डबल बॉन्ड है, कुछ इस तरीके से एनवायरनमेंट है जैसे इसका है, इस कार्बन का, है ना।
एक डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड, देखो एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है, तो इसका क्या बनेगा sp2, मतलब ये प्लेन है, ट्राइगोनल प्लेन है, मतलब ये जो बेंजीन है वो एक प्लेन में, अगर मैं हाथ में करूं तो हाथ में ही पूरी बेंजीन बन जाएगी, मतलब उसका एंगल इधर इधर, हाइड्रोजन इधर उधर नहीं आएंगे, पूरे एक प्लेन में, मतलब XY एक्सिस में, बोर्ड में ही बन जाएगा, पीछे आगे नहीं आएगा बॉन्ड। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में बनेगा। देखो ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का बनेगा, अगर हर कार्बन को देखो ट्राइगोनल फॉर्म में बनेगा। देखो इसमें 180, इसमें हमारा देखो 120, 120 में आएगा पूरा। इतनी बात समझ में आ रही? फटाफट आप नोट कर सकते हो। इसमें थोड़ी सी ये एंगल में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बिकॉज इट फॉर्म ए बेंजीन, दैट्स फाइन। ठीक है, बाकी हम अभी इसको देखते हैं, इसको फटाफट आप नोट करो। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हमारे स्ट्रक्चर जो है, कि हमारे जो कार्बन है वो किस किस फॉर्म में हाइड्रोकार्बन्स स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर मतलब किस किस फॉर्म में हमारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। देखो मेनली हमारे जो स्ट्रक्चर है वो 3 फॉर्म में बन सकते हैं। कितने फॉर्म में बन सकते हैं? 3 फॉर्म में। अब इसको जब हम देखेंगे तो पहला फॉर्म है जो कंडेंस्ड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्मूला, जिसको हम कंडेंस्ड फॉर्मूला स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर दूसरे की बात करें तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? कंप्लीट स्ट्रक्चर, क्लियर। तीसरे की बात करें तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। कैसा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कैसा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं बात करूं बेंजीन की, अभी हमने बेंजीन को डिस्कस किया, तो बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन का जो कंडेंस फॉर्म है वो उसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो इसका बेंजीन को कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिख दोगे, इसमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा है कि कौन सा बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा कार्बन किस हाइड्रोजन से, कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है जुड़े हुए हैं आपस में। बस हमें नंबर ऑफ एटम्स इसमें पता चल रहे हैं, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्लियर हो रही बात की नहीं? कंप्लीट फॉर्मूले में क्या बात करेंगे? कंप्लीट फॉर्मूले में हम देखेंगे कि पूरा का पूरा हमारा जो दिखता है, जैसे हम बात करें कि हमारे जो बन रहे थे, तो इसमें देखना जरा, आप इसमें बहुत गौर से देखना। ठीक है, तो हर कार्बन इसमें दिखेगा, हर कार्बन इसमें दिख रहा है, कंप्लीट दिख रहा है ना। और ये डबल बॉन्ड भी हमें पूरा पूरा दिख रहा है, डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, और हर कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगे हैं और किस तरीके से लगे हैं ये भी हमें दिख रहा है, ये भी हमें दिख रहा है। इसको बोलते हैं कंप्लीट फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट फॉर्मूला। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई? अगर मैं वही कह दूं बॉन्ड लाइन, तो बॉन्ड लाइन में ये कार्बन कार्बन दिखेंगे नहीं, केवल बॉन्ड लाइन दिखेगी, बॉन्ड की लाइन। समझ में आ रही बात की नहीं? तो इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम कैसे देखेंगे? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम सिंपल ऐसे देख लेंगे जैसे हमने अभी बनाया था। ये आपको समझना होगा, ये आपको समझना होगा कि हर कॉर्नर पे कार्बन है और कार्बन को आपको बैलेंस करना है। ये हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रही बात कि नहीं? इतनी बात आपको समझ में आई? बोलो, इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हम और भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कंप्लीट अगर कंडेंस्ड फॉर्म में देखें, कंडेंस्ड फॉर्म की अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो डेफिनेशन में आप उसको समझते हैं, इसको नोट कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कंडेंस्ड की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला को। अगर मैं बात करूं कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, तो कंडेंस्ड फॉर्मूला में हमें कैसे डिफाइन करोगे? इट represents the number of different types of atoms और elements। इतनी बात समझ में आ रही? मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और कितने हैं। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और एलिमेंट। क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं? अब जैसे हम इसके इस एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने बात कर ली CH3COOH, है ना, हमने बात कर ली CH3CH2OH, ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। ठीक है, ये एसिटिक एसिड, ये हमारा इथेनॉल।
ये हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला है। तो कंडेंस्ड फॉर्मूला को हम इस तरीके से देखेंगे। अगर वही हम बात करें हमारे कंप्लीट फॉर्मूले को, कंप्लीट फॉर्मूला स्ट्रक्चर, तो कंप्लीट फॉर्मूले में हमें पूरा का पूरा दिखेगा, है ना। इट रिप्रेजेंट्स all bonds linked with each and every atom, क्लियर हो रही बात कि नहीं? सारी चीज बिल्कुल डिटेल में ये बताएगा, है ना। जैसे हमने इसी को हम खोल दें, तो इसको ही हम खोल दें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना। ये इस तरीके से CH3 हो गया और ये C डबल बॉन्ड हो जाता और ये O और ये H, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका एग्जांपल कंप्लीट फॉर्मूले का। क्लियर। हम दूसरा वाला एग्जांपल देखें, इसको लिख लेना, इसी का एग्जांपल है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखूं यहां पर, तो दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो CH3, ये CH3, ये CH2, ठीक है, तो ये O और ये H, ठीक है। तो CH3 CH2 OH इस तरीके से आ रहा है। ये कैसा आ रहा? CH3 CH2 OH। इतनी बात आपको समझ में आई? बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। तो अब इसको फटाफट आप नोट करो। लास्ट हम देखते हैं इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हमें क्या देखना है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या बताता है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बताता है? केवल बॉन्ड लाइंस को बताता है, मतलब बॉन्ड्स को बताता है। किसको बताता है? बॉन्ड्स। इट रिप्रेजेंट्स द bonds of atoms. It represents the bonds of atoms. बस इतना, केवल bonds बताएगा। क्या बताएगा? It represents the bonds of atoms या types of bonds of atoms. It represents the types of bonds of atoms. इतनी बात समझ में आ रही? या एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब अगर मैं देख लूं सिंपल, तो इसको इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है, इसको इस तरीके से, तो ये हमारा इथेनॉल हो गया, ठीक है। और सिंपल अगर मैं उसकी बात कर लूं, तो इसको इस तरीके से देख सकते हो कि CH3 CH2 OH, है ना, कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा। क्लियर। ये हमारा एसिटिक एसिड था, पहला वाला एग्जांपल जो हमने अभी बताया था। ये दूसरा वाला एग्जांपल इथेनॉल, ठीक है। अब सिंपली अगर मैं बात कर लूं CH3 CH2 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 OH, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 कार्बन है और OH है। 5 कार्बन को कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 और ये OH इससे जुड़ा हुआ है ना। तो ये हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। समझ में आ रही बात कि नहीं? और ये हमारा क्या हो गया? कंडेंस्ड हो गया। क्या हो गया? कंडेंस्ड। और कंप्लीट में क्या है? बस हाइड्रोजन इसके अलग अलग करके दिखा दो, बस इसको बोलते हैं। तो बॉन्ड लाइन और कंडेंस्ड को जब मिला देते हैं तो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है? कंप्लीट स्ट्रक्चर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बोलो, इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बस इतनी सी चीज हमें यहां पर समझनी है, इतनी सी चीज समझनी है। इतनी बात क्लियर हो रही? अब आपको यह है कि मेनली चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पर मैं आज की सारी चीज देखता हूं। अब जैसे मैं बात करूं, एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। पहला जो हमने देखा था कंडेंस्ड फॉर्म में, तो कंडेंस्ड फॉर्म में हम देख ले रहे हैं CH3 CH2 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 CH2। बस हाइड्रोकार्बन को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में याद रखना कि कार्बन को नहीं दिखाना है। बस अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन वहां दिखाना पड़ेगा, और अदर फॉरेन एटम है तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी वो एटम दिखाने पड़ेंगे। ये बात आप याद रखना। तो यहीं पर अगर मैं सिंपल से बात कर लूं, ठीक है,
ये हमारा हो गया, तो ये कंडेंस हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब देखो हम इसको सिंपल कंडेंस में ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 3 3 6 8, तो 8 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और ये हमारा कंडेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया? कंडेंस। ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख लो। ठीक है, दूसरा हम कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट में हमारा क्या हो जाएगा? ऐसे पूरा दिखाना पड़ेगा इसमें, है ना। इसमें 1 4 5 6 7 8 पूरा दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको दिखाने पड़ेंगे, यहां पर पूरा ओपन समझ में आ रही बात है? नहीं, ओपन एंड शट केस करना पड़ेगा। यहां पर पूरा क्लियर बताने पड़ेंगे कितने हाइड्रोजन है, कहां कैसे जुड़े हैं। ये हमारा इसका क्या हो गया? ये इसको बोल सकते हो कंडेंस्ड, इसको क्या बोल सकते हो? कंडेंस्ड, और इसको बोल सकते हो कंप्लीट। क्या बोल सकते हो? कंप्लीट। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और बॉन्ड लाइन में हम कैसे बोल सकते हैं? बॉन्ड लाइन में 2 3 4 5 6 7 8 और ये OH, ये दिखाना पड़ेगा। ये अदर एटम है, हाइड्रोकार्बन को नहीं दिखाना है, लेकिन यहां पर OH को दिखाना पड़ेगा। CH को कुछ नहीं दिखाना है बॉन्ड लाइन में। तो ये क्या हो गया? ये बॉन्ड लाइन हो गया। क्या हो गया? ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इतनी बात आपको समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आ रही? तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, इतनी सी चीज आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल सकते हैं सबका। हमारा sp3 है, सबका sp3 आएगा हर कार्बन में, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। हर कार्बन में सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो ये आप देख लो, देखो हर बॉन्ड कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। तो ये आप देख सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही कवर करना था। 2-3 कॉन्सेप्ट आज में सीखे, बेसिकली क्या होता है, बेसिक्स आज कवर किए, और आगे हम देखेंगे। तब तक नोट करो।